नमस्कार, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे भारत पे ईरानी आक्रमण। इसके पहले वीडियो में आपने देखा भारत पे यूनानी आक्रमण के कारण और भारत पे उसके प्रभाव। तो हमने सोचा कि जब हम यूनानी आक्रमणकारी के सिकंदर के बारे में मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई, तो क्यों ना ईरानी आक्रमणकारी के बारे में भी आपको बता दूं। लेकिन यदि कालक्रम के अनुसार देखा जाए तो ईरानी आक्रमणकारी यानी कि भारत पे ईरान का आक्रमण पहले हुआ था। इसका डेट है लगभग 6ठी शताब्दी के लगभग, और सिकंदर का आक्रमण 4ठी शताब्दी यानी 324 ईसा पूर्व में हुआ था और इसका 500 कुछ ईसा पूर्व में हुआ था। तो चलिए ईरानी आक्रमणकारी के बारे में मैं बात करती हूँ। भारत पे ईरानी आक्रमण, ईरानियन इन्वेशन। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जैसे कि हमने यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया, तो हमने जिक्र किया था कि उत्तर पश्चिमी भारत की स्थिति कैसी थी। तो आप तो पहले से परिचित हैं कि उत्तर पश्चिमी भारत की स्थिति कैसी थी। अब हम एक बार ये नज़र डालते हैं कि ईरानी आक्रमण के समय उत्तर पश्चिमी भारत की स्थिति क्या थी और पूर्वी भारत की स्थिति क्या थी। तो ईरानी आक्रमण के समय उत्तर पश्चिमी भारत की राजनीतिक दशा, इसके बारे में देखेंगे। तो मगध के नेतृत्व में जिस समय ईरान का आक्रमण भारत पे हुआ, उस समय भारत में मगध के नेतृत्व में पूर्वी भारत में एकीकरण का प्रयास चल रहा था। एकीकरण मतलब यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन मतलब होता है कि छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक संगठित केंद्रीकृत राज्य का निर्माण करना, यही प्रयास चल रहा था। ये प्रयास किसके द्वारा किया जा रहा था? मगध साम्राज्य, मौर्य वंश के शासकों के द्वारा। मगध साम्राज्य के द्वारा, सॉरी, हमने मौर्य वंश शासक कहा। जैसे हर्यक वंश था, बिंबिसार, अजातशत्रु, ये सारे शासक जो थे मगध साम्राज्य के इस समय उत्कर्ष हुआ, तो ये लोग एकीकरण का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जस्ट इसके विपरीत पश्चिमोत्तर भारत में विकेंद्रीकरण की स्थिति थी। छोटे छोटे राज्यों में विभक्ता, ये राज्य एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे और एक दूसरे से स्वतंत्रता प्राप्त करने के कोशिश में लगे हुए थे। जबकि मगध साम्राज्य का विस्तार अभी तक व्यास नदी के पूर्वी तट तक सीमित था। उस समय पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में विभिन्न छोटे छोटे राज्य थे। इन राज्यों में पारस्परिक संघर्ष और कलह का वातावरण विद्यमान था। यानी कि जैसे कि हमने बताया कि उत्तर पश्चिमी राज्यों के बीच में एकता नहीं थी। वो एक दूसरे के बीच षड्यंत्र करने में लगे हुए थे, अपने राज्यों को स्वतंत्र करने में लगे हुए थे। पारस्परिक संघर्ष और कलह का वातावरण था, और ये सारी परिस्थितियाँ किसी भी विदेशी आक्रमणकारी के लिए अनुकूल था। छोटे छोटे राज्य होने के बावजूद भी सभी स्वतंत्रता प्रेमी थे। अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उन्हें बड़े बड़े बलिदान भी किए। ये पश्चिमोत्तर राज्य के जो छोटे छोटे राज्य थे, ये स्वतंत्रता प्रेमी थे। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत उस समय राजनीतिक विशृंखलता का अद्भुत रंग स्थल था। यानी कि ये बात तो सही है कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के जो छोटे छोटे राज्य थे, वो स्वतंत्रता हासिल कर विशृंखलता का अद्भुत रंग प्रस्तुत कर रहे थे। न तो इनमें राज्य में किसी के पास इतनी शक्ति थी कि सार्वभौम बनने का साहस कर सके, और न उनके सामने कोई ऐसा राजनीतिक आदर्श था जिससे उद्वेलित होकर वे राजनीतिक एकता की ओर बढ़ते। गंधार और कंबोज जैसे पुराने राज्य अब शक्तिहीन हो चुके थे। जिस समय पश्चिमोत्तर में ऐसी हालत थी, उस समय ईरान में हकमी राजवंश अपने साम्राज्य विस्तार में संलग्न था। यानी कि यहाँ हम ईरानी आक्रमण के बारे में बात करेंगे तो एक तो पूर्वी भारत में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा था, केंद्रीकरण का प्रयास चल रहा था। दूसरी तरफ भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में विकेंद्रीकरण की स्थिति थी। यानी कि एक छोटे छोटे राज्य आपस में द्वंद्व से भरे हुए थे, आपस में लड़ रहे थे, अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए उग्र थे। उस समय ईरान में हकमी राजवंश का साम्राज्य विस्तार था।
और वो अपने वहाँ के शासक साम्राज्य विस्तार में संलग्न थे। अब हम देखते हैं ईरानी आक्रमणकारियों का इतिहास। ईरान के किस शासक ने भारत पे कब आक्रमण किया और यहाँ आक्रमण करके उन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की। सबसे पहले बात करेंगे, पहला शासक जो था ईरानी आक्रमणकारियों में जो पहला था कुरुश। कुरुश को कहते हैं साइरस। आप साइरस का भी नाम सुने होंगे, हिंदी में उसको कहते हैं कुरुश। ओके, पहला शासक था। ईसा पूर्व 558 से 30 में हखमनी राजवंश का कुरुश ईरान का शासक था। ये पहला शासक कौन था? साइरस या कुरुश। उसके समय हखमी साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में मध्य सागर तक और पूर्व में बल्हिक तथा गंधार तक था। बल्हिक तथा गंधार पर साइरस ने ही अधिकार प्राप्त किया था, परंतु भारतीय सीमा के अंदर उसका प्रवेश संभव नहीं हो सका। स्ट्रैबो के अनुसार साइरस ने एक सेना जेड्रोसिया के रास्ते भारत विजय के लिए भेजी थी, किंतु मार्ग की कठिनाइयों के कारण वह नष्ट हो गई। भारत पर अपना अधिकार कायम करने में वह असफल रहा और उसके उत्तराधिकारी कंबोज। साइरस के बाद कौन आया? कंबोज प्रथम। ये इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 530 से 522 ईसा पूर्व। उसके बाद से कुरुश द्वितीय, उसके बाद से कंबूजी द्वितीय पश्चिम में इतने उलझे रहे कि भारत पर आक्रमण करने का मौका ही उन्हें नहीं मिला। यानी भारत पर पहला आक्रमणकारी था कुरुश, उसके बाद से कंबोज प्रथम, कुरुश द्वितीय, कंबोजी द्वितीय। वो पश्चिम में ही इतने उलझे रहे कि भारत पर उन्होंने आक्रमण नहीं किया। पहला आक्रमण किया था कुरुश साइरस ने। अब हम देखते हैं दरायवोस प्रथम यानी डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम ने क्या किया? 522 ईसा पूर्व में हखमनी साम्राज्य के सिंहासन पर डेरियस प्रथम बैठा। उसने 522 ईस्वी से 486 ईस्वी तक 522 BC टू 486 BC तक शासन किया। किसने? डेरियस प्रथम ने। डेरियस को ही दरायवोस प्रथम भी कहा जाता है। डेरियस प्रथम हखमनी वंश का वह एक प्रतापी राजा था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हखमनी वंश का प्रतापी राजा था पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम अभिलेखों से। आप लिख लीजिए, इस बात को नोट कर लीजिए कि पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम अभिलेख ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि ईरानी आक्रमणकारियों की जानकारी के स्रोत कौन से हैं, तो आप पर्सिपोलिस, नक्शे रुस्तम और एक है बहिस्तून अभिलेख। बहिस्तून अभिलेख है तो इससे ईरानी आक्रमणकारी डेरियस प्रथम के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। बहिस्तून अभिलेख जिससे फारसी प्रजाओं के परिगणन में हिंदुओं का नाम भी है। ईरानी साम्राज्य को 23 भागों में विभक्त किया गया है, उसमें गंधार भी शामिल है। इन 23 प्रांतों को दरायवोस ने कुरुश से प्राप्त किया था। कुरुश मतलब साइरस से प्राप्त किया था। डेरियस प्रथम ने सिंधु नदी के तटवर्ती भूमि का एक भाग जीत लिया। उपयुक्त पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम के अभिलेखों में हिंदू तथा सिंधु तट के निवासियों को ईरान फारस की प्रजा कहा गया है। ईरान की प्रजा कहा गया है, यानी कि पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम जो अभिलेख है, जो उसके इतिहास के जानने के एक महत्वपूर्ण स्रोत है, उसमें कहा गया है कि सिंधु नदी के आसपास के जितने भी लोग हैं, हिंदू हैं, उन्हें ईरान का प्रजा कहा गया है। इस बात का प्रमाण नहीं है कि साइरस ने अपने जीवन में कभी सिंधु नदी पार किया। डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम भारत के उन प्रांतों को जीतकर फारसी साम्राज्य में मिलाया। हेरोडोटस से हमें यह ज्ञात होता है कि डेरियस प्रथम ने 517 ईसा पूर्व में कार्यदा के स्काइलैक्स को सिंधु के मार्ग से फारस तक समुद्री मार्ग खोजने को भेजा था। ओके, स्काइलस वो व्यक्ति था जो पहली बार समुद्री यात्रा करके फारस पहुंचा था। सिंधु नदी से समुद्र और वहां से फारस पहुंचा। यात्रा के क्रम में उसने वो सारी जानकारी प्राप्त कर ली जिसके लिए उसे भेजा गया था। हेरोडोटस की इस विजित भारतीय भाग को फारसी साम्राज्य का विश्वा प्रांत कहा जाता है। यानी कि हेरोडोटस ने जो साम्राज्य जीता वो फारसी साम्राज्य का विश्वा प्रांत है। यहाँ से फारस सम्राट को स्वर्ण चून के रूप में प्रति वर्ष प्रायः 10 लाख पाउंड की अधिक आय होती थी।
अब हम आगे देखते हैं जर्गजीज। इसका शासनकाल कब से कब तक था? ईसा पूर्व 486 ईसा पूर्व से 465 ईसा पूर्व। ओके, जर्गजीज। चलिए देखते हैं जर्गजीज क्या कौन है। इनके नाम भी ईरानी है ना, इसीलिए इनके नाम भी अजीब अजीब होते हैं। डेरियस प्रथम के बाद जर्गजीज ईरान का शासक हुआ है। इस समय फारस और ईरान के बीच संघर्ष चल रहा था। उसमें फारस की ओर से गंधार लोग और कुछ दूसरे भारतीय सैनिक भी लड़ने गए थे। द्वितीय पर्सिपोलिस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि यानी कि पर्सिपोलिस अभिलेख के 2 पार्ट मिले हैं, प्रथम और द्वितीय। जर्गजीज के समय तक भारत का हिस्सा ईरानी साम्राज्य के अंतर्गत था। उसके समय ही भारत के उन हिस्सों में ईरानियों ने भारतीयों के देवम के स्थान पर रितम की पूजा के लिए वाद किया था। देवम के स्थान पर रितम। उसके बाद कुछ दिनों तक भारत के उस भाग पर ईरानियों का अधिकार बना रहा। अजीज से ज्ञात होता है कि भारत से ईरान सम्राट को कर मिलते थे। हेरोडोटस इसी का समकालीन था। अच्छा, ये लास्ट जो है डेरियस द्वितीय, जिसको अजीजी जिसको है ना, इसको डेरियस द्वितीय कहते हैं। आप डेरियस द्वितीय करके ही याद कीजिएगा, क्योंकि इसका ये हिंदी नाम थोड़ा सा अजीब अजीब है। डेरियस द्वितीय ईसा पूर्व 330। कोदोमनस की सेना में जो सिकंदर के खिलाफ लड़ रही भारतीय सैनिक थे, धीरे धीरे फारसियों का आधिपत्य घटने लगा और ईसा पूर्व 327 के पहले ही निश्चित रूप से इनकी शक्ति इस क्षेत्र से छीन हो गई थी। ओके, अब हम देखते हैं, ये तो था ईरानी आक्रमण के इतिहास, यानी कौन कौन से शासक भारत पे आक्रमण किया और उन्होंने आया तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य क्या किए। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो मेन उनकी उपलब्धियां जो हैं, उनके शासक जो है, जो इनका डेट है, कब से कब तक कैसे कैसे शासन किया, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेट के एग्ज़ाम के लिए भी यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं ईरानी आक्रमण का परिणाम। इसके परिणाम क्या हुए? यूनानी आक्रमण के परिणाम तो आप पढ़ चुके हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत पर इसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा, कारण कुछ ही दिनों के बाद फिर इन्हीं क्षेत्रों पर यूनानियों का आक्रमण हुआ। यह सच है कि राजनीतिक संपर्क से दोनों देशों को लाभ हुआ, व्यापार की प्रगति हुई, सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, भारत के विदेशी व्यापार को इससे बहुत प्रोत्साहन मिला। इस समय के बहुत से व्यापारियों ने समुद्र के मार्ग से पश्चिमी देशों में आना जाना शुरू किया। भारतीय सामान मिस्र और यूनान तक पहुंचने लगा। संगठित फारसी साम्राज्य को देखकर भारत में भी उसी प्रकार के साम्राज्य की स्थापना की महत्वाकांक्षा जगी। साम्राज्य प्रशासन के क्षेत्र में प्रांतीय शासन का सूत्रपात हुआ। इन प्रांतों को क्षत्रपी कहा गया और शासन करने वाले को क्षत्रप कहा गया। आप कुषाण वंश जब पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसके मंत्री को क्षत्रप कहा जाता था। उस क्षेत्र में क्षत्रप शब्द काफ़ी प्रचलित था। फारस के संपर्क से भारत में अरमाइक लिपि का विकास हुआ और इसके बाद में खरोष्टी लिपि। यह लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फारस के संपर्क से ही भारत में अरमाइक और खरोष्टी लिपि, जिस लिपि का प्रयोग मौर्य साम्राज्य शासक अशोक ने अपने अभिलेखों में किया था। मौर्य साम्राज्य की आचार व्यवस्था और कला पर भी फारस के प्रभाव को देखा जा सकता है, विशेषकर अशोक के स्तंभों के शीर्षों की घंटा जैसी आकृतियाँ। यह कहना कोई अभियुक्ति नहीं होगी कि यूनानियों को इन्हीं लोगों से भारत विजय की प्रेरणा मिली, यानी कि कालक्रम में यदि कहें ईरानी आक्रमण पहले हुआ और यूनानी आक्रमण बाद में हुआ। स्काईलैक्स की खोज ने भविष्य के आक्रमणों की पृष्ठभूमि तैयार कर दी, यानी कि स्काईलैक्स को जिसे हेरोडोटस ने भेजा था, उसने भारतीय आक्रमण की पृष्ठभूमि तैयार की थी। भारतीय स्वर्ण और सेना दोनों के लिए प्रख्यात था। सोना और सेना के लिए दोनों के लिए मशहूर था। महत्वाकांक्षियों के लिए दोनों ही वस्तुएं वांछनीय थी। मौर्य शासकों ने ईरानी भव्यता का अनुकरण किया। केश सिंचन और कई प्रथाओं पर ईरानी प्रभाव बताए जाते हैं, लेकिन इन सबके बावजूद भी कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। इन आक्रमण को एक घटना मात्र कहा गया, यानी घटना मात्र एक एपिसोड कहा गया। कुछ पारसियों को हम मौर्य सेना में भी पाते हैं। वे ऐसे लोग थे
जो यहाँ रह गए थे और अपने जीवन यापन के लिए यहीं नौकरी करने लगे। इसका तत्कालिक प्रभाव कुछ अंशों में लिपि, यौन लिपि, सिक्कों और कलाओं पर भी पड़ा, परंतु अस्थायी रूप से हम भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं देखते। भारतवर्ष के कपास और सूती कपड़े का परिचय यूनानियों को इस युग में मिला। इस प्रकार ईरानी आक्रमण के भारत पर द्रुतगामी प्रभाव हुए। ईरानी आक्रमण का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं भी हुआ जिसका उल्लेख करना आवश्यक है। ईरानी संपर्क में आने के कारण भारतीय सैनिकों ने भारत ईरान की ओर सैनिक युद्धों में भाग लिया और उनके द्वारा प्रदर्शित आदम्य साहस और युद्ध कुशलता ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध कर दिया। विशेष रूप से थर्मोपोली के युद्ध के पश्चात युद्ध के लिए भारतीय सैनिकों की मांग बढ़ गई। यानी कि जब ईरानी आक्रमण हुआ, ईरानी आक्रमण के बाद बहुत सारे भारतीय सैनिक ईरान की तरफ से युद्धों में हिस्सा लिए, जिसमें उन्होंने रण कुशलता भी सीखी और बहुत कुछ ईरानियों से बहुत हद तक सैनिक प्रभावित भी हुए। भारतीय सेना ईरानी साम्राज्य की तरह खुद को संगठित भी किए। तो इस तरह से देखते हैं कि ईरानी आक्रमण का प्रभाव भारत पे आंशिक रूप से पड़ा, कुछ भागों को प्रभावित किया और कुछ ईरान भारत से खुद प्रभावित हुआ। और इसके बाद से ही और इन्होंने भी जो भी कुछ देखा लिखा उससे यूनानी भारत पे आक्रमण करने के लिए उत्सुक हुए और जिसके फलस्वरूप यूनानी यानी सिकंदर का आक्रमण भारत पे हुआ। तो ये था भारत पे ईरानी आक्रमण के कारण और उसके इतिहास, और साथ ही ईरानी आक्रमणकारियों का भारतीय संस्कृति और ईरानी संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में ये जानकारी थी। आप हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहें। और इसका नोट्स ज़रूर तैयार कर लें और क्योंकि नेट एग्ज़ाम के लिए और ऑनर्स पेपर के लिए भी, हिस्ट्री ऑनर्स पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अपना अनमोल समय देकर साथ निभाया। थैंक यू।